आज फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। सभी लोग शेयर कर लें और आप सब जानते हैं कि ये न्याय धर्म सभा का न्याय स्थापना अभियान है जो भारत सहित संपूर्ण विश्व में न्याय की स्थापना के लिए काम कर रहा है। और न्याय हम सभी जानते हैं कि हम सब की जरूरत है, पूरी मानव सभ्यता को इसकी आवश्यकता है, बल्कि मानव सभ्यता का उदय ही न्याय के सिद्धांत पर ही होता है। यदि न्याय का सिद्धांत एक आदर्श के रूप में राष्ट्रीय संविधान में, राष्ट्रीय कंप्लीट व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में यदि न्याय का सिद्धांत एक आदर्श के रूप में स्वीकृत है, प्रतिष्ठित है, तो निश्चित रूप से व्यवस्था न्याय से ओतप्रोत होगी। अर्थात न्यायशील नियम नीति निर्णय व्यवस्था में दिखाई देंगे। व्यवस्था संबंधी सभी नियम नीति निर्णय न्याय सिद्धांत के बिना कभी न्यायशील नहीं होंगे। यदि हम व्यवस्था के नियम नीति निर्णय को न्यायशील बनाए रखना चाहते हैं, विधान, मंत्रणा और फैसले, कोर्ट द्वारा किया जाने वाला निर्णय अथवा न्याय, तो कोर्ट द्वारा दिया जाने वाला न्याय भी तभी न्याय संगत होगा जबकि न्याय का समादर्श स्वीकृत हो। इस न्याय के समादर्श को स्वीकृत कर लेने पर सभी नागरिक समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पूरी व्यवस्था सार्वजनिक सहमति से चलने लगती है यदि नागरिक समान रूप से महत्वपूर्ण हो। अभी जैसे भारत के संविधान में आप देखते हैं कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसी बातें लिखी हुई हैं। सभी नागरिक समान हैं, सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, सभी नागरिकों के बीच में एक बंधुत्व का भाव, भाईचारे का भाव संवैधानिक रूप से एक्सेप्टेड है, ग्रांटेड है, मंजूर है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर सभी नागरिक समान हों, ये आत्मिक दृष्टिकोण, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से सभी समान है कि सबकी लंबाई चौड़ाई समान है, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। एक आत्मिक विजन है, आत्मिक अस्तित्व सारी मानवता का एकात्मता की बात करता है। पूरी भारतीय फिलॉसफी, पूरा भारतीय दर्शन इस आत्मिक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है कि एक ही मौलिक तत्व से सभी की रचना हुई है। एक ही तत्व पंचीकृत होकर के आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के रूप में उपस्थित हुआ है और फिर इन पंचतत्वों से पूरी सृष्टि
अभिसर्जित है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि जब इस दुनिया में सबकी रचना एक ही समान तत्व से हुई है तो ये समता मूलक दृष्टिकोण आएगा ही। प्राकृतिक कुछ इसमें नाम रूप गुण भेदमयी है, विविधात्मक है, लेकिन आत्मिक जो दशा है वो बिल्कुल सम है। सर्वत्र समान रूप से स्थित है। सबकी मूल रचना अगर एक सर्वव्यापी आत्मा से, स्पेस से उद्भूत एनर्जी द्वारा रची हुई हो, जिसमें ऊर्जा है, घनीभूत होकर के सभी पदार्थों की रचना कर रही हो, तो ऐसी दशा में दूसरा किसी तत्व का प्रतिष्ठित होना, उपस्थित होना असंभव है। उस ऊर्जा में कोई भी कल्पना डाली जा सकती है, कोई नाम कल्पित हो सकता है, कोई रूप कल्पित हो सकता है, कोई उसमें गुण भी कल्पित हो सकता है, उसकी उपयोगिता कल्पित हो सकती है, लेकिन रचना की मूल सामग्री तो वही है। तो आत्मिक समता और प्राकृतिक नाम रूप गुण की विभिन्नता, दोनों का जब समायोजन होता है तो कंप्लीट व्यवहार का विधान उत्पन्न हो जाता है। अब इस आत्मिक सत्य के आधार पर, इस सुस्पष्ट दर्शन के आधार पर, इस ज्ञान विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण के आधार पर जब आप किसी भी व्यवस्था की रचना करते हैं तो वो व्यवस्था समुचित दृष्टिकोण वाली हो जाती है। इसे न्याय के आदर्श से उत्पन्न होने वाली व्यवस्था कहा जा सकता है। ऐसी दशा में सभी नागरिकों के समुचित हिताधिकारों का सृजन होता है। समुचित हिताधिकारों को प्रतिष्ठित करने के लिए नियम कानून विधान बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं और न्यायालयों द्वारा ऐसे ही निर्णय लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण व्यवहार न्यायोचित हो जाता है। व्यवहार में कोई संघर्ष ना हो, सभ्यता माने सहजीविता सुव्यवस्थित बनी रहे, सभ्यताओं के भीतर कोई अंतर कलह ना हो, किन्हीं दो सभ्यताओं के बीच में कोई आपसी संघर्ष ना हो, दो राष्ट्रों के बीच में कोई विवाद ना हो, युद्ध ना हो, संघर्ष ना हो, एक दूसरे पर आक्रमण प्रत्याक्रमण ना हो। इसके लिए इस महान न्याय के सिद्धांत आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि ये स्वीकृत है तो इसके रिजल्ट भी वही होंगे कि पारस्परिक कोई संघर्ष नहीं दिखाई देगा, कोई युद्ध नहीं दिखाई देगा, ना दो व्यक्तियों के बीच में, ना दो परिवारों के बीच में, ना दो समूहों के बीच में, और ना ही दो राष्ट्रों के बीच में।
जब भी कहीं कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो इस न्याय के दृष्टिकोण का तिरस्कार ही उसमें एकमात्र कारण होता है। यदि ये न्याय का दृष्टिकोण, इस न्याय का सिद्धांत स्वीकृत हो, इसका अवलंबन लिया गया हो, तो संघर्ष की उपस्थिति पारस्परिक किसी भी तल पर नहीं होगी। पारस्परिक व्यक्ति व्यक्ति के बीच, परिवार परिवार के बीच, समूह समूह के बीच, संप्रदाय संप्रदाय के बीच, अथवा राष्ट्र राष्ट्र के बीच, जब भी कोई आक्रमण प्रत्याक्रमण संघर्ष युद्ध की स्थिति दिखाई दे तो समझना चाहिए कि वहां पर न्याय का दृष्टिकोण विलुप्त है, गायब है। आदर्श के रूप में आपने न्याय के सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया, समुचित हिताधिकारों को आपने नहीं स्वीकार किया, अन्यथा सभी व्यवहारों के लिए एक न्यायालय चुन लिया गया होता। जिस भी व्यवहार में आपसी कोई निर्णय की स्थिति नहीं है सामान्य ढंग से, तो वो न्यायालय में चला जाएगा। और ये न्यायालय ग्राम के तल पर हो सकता है, जिले के तल पे हो सकता है, प्रदेश के तल पे हो सकता है, देश के तल पे हो सकता है, विश्व के तल पे भी हो सकता है। तो सभी इन पांचों प्रकार के न्यायालयों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है और सभी प्रकार के तत्व संबंधी उनके आंतरिक जितने भी ऐसे व्यवहारिक विवाद हों उनको इस तरह से समाधान तक पहुंचाया जा सकता था, फैसले तक पहुंचाया जा सकता था। अगर न्यायालय की सर्वोच्चता सर्वत्र प्रतिष्ठित हो तो संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। अगर न्याय की ही सर्वोच्चता समादर्शिता आपको स्वीकार नहीं है तो निश्चित रूप से आप न्यायालय की भी सर्वोच्चता स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो न्याय का समादर्श स्वीकार किए बिना न्यायालय का कोई भी आदर नहीं रह जाएगा। इसी विषय में एक प्रश्न आया है। दो राष्ट्रों रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध का वास्तविक कारण क्या है और इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है? अब पीछे आपको जो बात कही गई, इस प्रश्न का उत्तर प्रायः आपको मिल गया होगा। एक्सप्लेनेशन की अधिक इसमें जरूरत नहीं बची कि न्याय का समादर्श स्वीकृत नहीं हुआ है, न रूस को न यूक्रेन को, तभी ये आपस में विवाद होने पर न्यायालय नहीं गए। अगर न्याय का समादर्श जो कि मानवीय आदर्श है, अगर आप मानवीय राष्ट्र प्रतिष्ठित नहीं कर रहे हैं, जंगल राज में ही जीना चाहते हैं, पाशविक राष्ट्र प्रतिष्ठित किए रखना चाहते हैं, तो आप न्यायालय और न्याय की तरफ नहीं जाएंगे। यदि रूस और यूक्रेन के बीच में कोई किसी बात को लेकर कोई विवाद की स्थिति है तो दोनों पक्षों में से कोई भी न्याय के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता था। विश्व न्यायालय भी बना हुआ है। लेकिन जब न्याय का समादर्श न स्वीकृत हो, न लागू हो, तो फिर न्यायालय की भी आवश्यकता नहीं रह गई। न्याय
के सिद्धांत को सबसे पहले अपने संविधान में लिखो कि समुचित हिताधिकारों की प्रतिष्ठा ही न्याय है, और इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाएगा। अब ये समुचित हिताधिकार किसी भी तल पे हो सकते हैं, व्यक्तिगत तल पे, परिवारगत तल पे, समाजगत तल पे और राष्ट्रगत तल पे। तो व्यक्ति, परिवार, कोई समाज और कोई राष्ट्र के बीच में यदि कहीं कोई विवाद की स्थिति हो तो जिस भी तल का विवाद है उस तल के न्यायालय में आप चले जाइए। अगर एक ग्राम के भीतर का कोई विवाद है तो ग्राम न्यायालय में जाइए, यदि जिले स्तरीय का कोई विवाद है तो आप जिला न्यायालय में जाइए, यदि प्रदेश स्तर तक का कोई विवाद है तो आप प्रदेश में जाइए, प्रदेश न्यायालय में, आज के हिसाब से हाई कोर्ट में। और यदि कोई राष्ट्रीय तल का विवाद है, देश के तल का विवाद है, तो आप देश के न्यायालय में जाइए। और यदि कोई दो राष्ट्रों के बीच का विवाद है तो आप विश्व न्यायालय में जाइए। तो ये दो राष्ट्रों के बीच का प्रश्न पूछा गया है, इसमें रूस और यूक्रेन शामिल है। तो ये दो राष्ट्र हैं, चूंकि ये दो राष्ट्र हैं इसलिए इनका जो केस बनता है वो विश्व न्यायालय का बनता है। तो जब भी कोई विवाद हो, चाहे वो चीन भारत का विवाद हो, कि भारत पाकिस्तान का विवाद हो, कि रूस यूक्रेन का विवाद हो, कि अमेरिका अफगानिस्तान का विवाद हो, कि ईरान इराक का विवाद हो, किसी भी राष्ट्र के बीच में, अगर किन्हीं भी दो राष्ट्रों के बीच में यदि कोई विवाद की स्थिति है तो वो रिट बनती है, केस अपील होना चाहिए था विश्व न्यायालय में। और विश्व न्यायालय में अगर अपील नहीं करना है तो विश्व न्यायालय बनाए क्यों? सबको घोषित कर दो कि न्याय की जरूरत नहीं है तो सभी जगह के न्यायालय बंद किए जाएं। अगर विवाद का हल नहीं करना है तो आपस में ये बंदूकों से और बमों से और तोपों से और मिसाइलों से फैसले होंगे क्या? उसमें हार जीत होती है, न्यायालय में न्याय होता है, हार जीत नहीं होती। अच्छा, हार जीत जो होगी मिसाइलों के द्वारा, माने युद्ध के द्वारा, तो उसमें जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी ये तो पहले से ही पता है कि सबल जीतेगा और अबल हारेगा। तो अबल का हिताधिकार नष्ट ना हो जाए इसके लिए ही न्यायालय की आवश्यकता है। और अगर न्यायालय में नहीं गया है मामला तो दो देश जो अबल सबल लड़ रहे हैं उनमें जो अबल है वो मूर्ख है। कैसे मूर्ख सिद्ध होगा? कि जब उसको पता ही है कि सबल मानने वाला नहीं है तब तक जब तक कि अबल हार न जाए, तो ये लड़ क्यों रहा है उससे? अगर इसको फैसला करना होता तो ये भाई न्यायालय गया होता, आक्रमण नहीं करता हो। और अगर आक्रमण कर रहा है, न्यायालय नहीं जा रहा है, उसको विश्व न्यायालय में अपील करना चाहिए था और अपना पक्ष रखना चाहिए था, अपने लिए न्याय की मांग करनी चाहिए थी। अगर उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, वो सीधे आक्रमण क्यों कर दिया? और न्यायालय भी चुप है, नोटिस भी नहीं दे रहा है। तो इस दुनिया के सीन को समझ लो कि ना कोई न्यायालय है और ना कोई न्याय है। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। अभी भी अगर अकल डेड है तो बात अलग है, अगर अकल जीवित है तो ये बात सबको समझ जानी चाहिए। और इससे ये भी आपको पता चल जाना चाहिए था कि न्याय को स्थापित करने की इस दुनिया में आवश्यकता भी है, क्योंकि न्याय कहीं
सिद्ध नहीं हो पा रहा है, ना न्यायालय की कोई भूमिका सिद्ध हो पा रही है, ना न्यायालय में कोई अपील हो रही है। इसका मतलब न्याय नहीं है दुनिया में। तो न्याय नहीं है तो फिर जंगल राज ही चल रहा होगा, और जंगल राज में अबल और सबल के बीच में बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती रहेगी। छोटी मछलियों के हिताधिकारों का कोई संरक्षक नहीं रह जाएगा। तो क्या सभी छोटी मछलियां इसके लिए राजी हैं कि बड़ी मछलियों को निगल जाए? जिसकी लाठी मजबूत होगी वो भैंस ले जाएगा। तो क्या मजबूत लाठियां, लंबी लाठियां ये छोटी मोटी लाठियों को कूटती रहें? क्या बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगलती रहें? इससे सभी दुनिया के लोग सहमत हैं। सहमत है तो जंगल में खुश रहो, और जो सहमत नहीं हो तो न्याय धर्म सभा ज्वाइन करो। और कोई विकल्प है दुनिया में? एनडीएस ज्वाइन करने के अलावा दुनिया के पास किसी के पास कोई विकल्प नहीं। न्याय धर्म सभा के अलावा पूरी पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति कोई अबल के हिताधिकारों को बचाने के लिए सबल से कैसे उसकी सुरक्षा हो, ऐसा कोई भी न्याय प्रतिष्ठित करने के लिए कहीं कोई कार्यक्रम नहीं। कोई हो तो वो बताए। ये तो हम लाइव बोल रहे हैं, सार्वजनिक है, ओपनली चल रहे, कोई नहीं है। अच्छा, ये न्याय का जो स्थापना अभियान, ये लोगों की सहमति पर आधारित है। ये सहमत होते अगर आप चले जाते हैं तो सामाजिक सहमति उत्पन्न होगी। सामाजिक सहमति उत्पन्न होने से पूरी दुनिया में जब सामाजिक सहमति है तो न्याय हो जाता है। क्यों? सामाजिक सहमति अगर ये बहुलता में चली जाती है तो अधिकांश देशों में तो वैसे ही लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक आधार पे आप शासन बना लीजिए और जो न्याय से सहमत है उसी को वोट दीजिए, जो न्याय से सहमत नहीं उसको वोट मत दीजिए। न्याय का सिद्धांत यदि स्वीकार्य है तो इस दुनिया में कोई विवाद नहीं। ये जगत ही निर्विवाद हो जाएगा, क्योंकि सभी विवादों के निपटान के लिए ही तो न्यायालय बना दिया गया है। तो न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है, तो युद्ध क्यों होगा, संघर्ष क्यों होगा? विवाद ही जब निपट जाएगा न्यायालय में जाके, और ये सर्वमान्य है कि न्यायालय का फैसला अंतिम है, तो विवाद वहां निपटाइए। हथियार क्यों बना रहे हैं? आपने परमाणु बम क्यों बनाया? क्या आपको न्यायालय का फैसला मंजूर नहीं है? और ये पूरे सार्वभौमिक तल पे जब विश्व न्यायालय बनाया गया है तो वहां पे अपील होनी चाहिए। अपील होनी चाहिए। तो आप सभी जो छोटे और अबल राष्ट्र हैं वे लोग क्यों चुप हैं? वे क्यों नहीं कहते कि न्यायालय की सर्वोच्चता कहां गई? और छोटे राष्ट्र जब अगर सभी बोलेंगे तो ऊपर तो फिर एक ही दो बड़े राष्ट्र बचेंगे जो जिनकी गुंडागर्दी चल रही। तो जब इतने सारे राष्ट्र इकट्ठा कहेंगे कि नहीं न्यायालय की सर्वोच्चता कायम की जाए, तो छोटा राष्ट्र भी कहीं गलती कर रहा है क्या? कहीं इसी वजह से तो लफड़ा नहीं हो रहा है कि छोटे राष्ट्र भी चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं है कि न्यायालय तुम चुप क्यों हो? यूक्रेन बोल ही नहीं रहा, कुट रहा है, पूरा राष्ट्र नष्ट हुआ जा रहा है, सारी बिल्डिंगें धराशायी हुई जा रही हैं, सारी संस्थाएं गिराई जा रही हैं। यूक्रेन में लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग पलायन कर गए। युद्ध से प्रभावित इस समय कम से कम 10-12 लाख से अधिक लोग हो चुके। इसके बावजूद वो सब राष्ट्रीय तल पर वो चुप है, वो
वो कह रहे हैं सबको हथियार बांट रहे हैं, पेट्रोल बम लेके बैठो, ये करो वो करो। वहां यूक्रेन में ऐसी बातें हो रही, हर नागरिक वहां बंदूक लेके बैठ रहा है, हर नागरिक वहां पे हथियार सरकार मंगवा रही, लड़ो। अंतिम सांस तक तुम लड़ने तैयार हो, लेकिन ये बात क्यों नहीं बोल रहे हो यूक्रेन के नागरिकों कि तुम अबल राष्ट्र हो, तुमको एक सबल राष्ट्र मार रहा है, तो तुम न्यायालय की तरफ क्यों रुख नहीं करते हो? सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना। कौन सा सुप्रीम कोर्ट? दुनिया का, जो विश्व न्यायालय, दुनिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो विश्व न्यायालय। तो वर्ल्ड कोर्ट में जाओ, पहुंचो और वहां बोलो कि तुम्हारे साथ ये अन्याय हो रहा है, इतने सारे लोगों के घर गिरा दिए गए, इतना अन्याय हो रहा है, इसके बावजूद ना कोई नागरिक जा रहा और ना कोई सरकार जा रही। इसके पीछे चक्कर क्या है? कहीं तुम सब बौद्धिक रूप से कंगाल तो नहीं हो गए हो, या कहीं तुम खुद ही अपनी मानवता खो बैठे हो, बेईमान हो गए हो। तो किसी भी बेईमानी में न्यायालय नहीं रुच रहा है। आप विचार करके देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं जो जो न्याय का सिद्धांत खो देगा, और नीचे वालों तुम्ही को न्याय की जरूरत है, अब तुम ही न्यायालय की ओर रुख नहीं कर रहे हो, और तुम ही न्याय की मांग भी नहीं कर रहे हो। और विश्व न्यायालय अगर यह फैसला दे कि यूक्रेन पर अन्याय और ज्यादती क्यों किया जा रहा है, भाई क्यों इतना अन्याय, तो रूस को रोकना पड़ जाता, नहीं तो विश्व न्यायालय कमांड देता, तो उसके अपने पावर्स का इस्तेमाल करता। तो ये सब साइलेंट क्यों? पीछे भी आपने देखा था, भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे, न्यायालय नहीं गए, चीन और भारत बीच में तनातनी थी, कोई न्यायालय नहीं जा रहा था। ये जरा सोच के बताओ कि चक्कर क्या है? ये न्यायालय कहीं ऐसा तो नहीं कि पाखंड बस सब स्वीकार किए गए हैं, ऐसी बनावटी मामला है, पीछे पीछे गणित दूसरी तो नहीं चल रही। सारा संविधान और अंतरराष्ट्रीय सब बातें कहीं ये मखौल तो नहीं। तो इस पर आप लोग ठीक से विचार करके देखें तो इस किसी भी दो राष्ट्र के बीच के युद्ध की दशा को समझ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अबल का चुप रहना भी कहीं ना कहीं, अबल भी अपने छोटे से कमजोर अबल को ढूंढ के उसका खून पी रहा होगा, उसको सता रहा होगा, इसलिए वो भी न्यायालय से घबरा रहा है। तो कहीं क्रम से तुम शोषण की प्रक्रिया में तो नहीं हो, तो जब क्रम से शोषण की प्रक्रिया में हो तो चिल्ला क्यों रहो? जो बड़ा कूट रहा है तो तुम भी अब निपटो। तो इसीलिए अपना ठेका अपने पास लेके और हथियार ढूंढ रहे हैं, जानते हैं कि न्यायालय जाने से लाभ नहीं, क्योंकि न्यायालय का न्याय पहले से ही इनको मंजूर ना होगा, क्योंकि ये भी अपने लिए, क्योंकि फिर अपने से नीचे वाले को ये सता नहीं पाएंगे। अगर न्यायालय गए तो वो नीचे वाला भी न्यायालय चला जाएगा। तो क्रम से शोषण मच्छर को मेढक खा रहा है, फिर मेढक को कौवा लिए उड़ा जा रहा है, कौवा को दूसरा कुत्ता लिए भागा जा रहा है, कुत्ते को सिंह लिए भागा जा रहा है। तो कौन जाए न्यायालय? इनमें से न्यायालय कौन जाए? तो आप कहेंगे सबसे छोटा मच्छर है, इसी को जाना चाहिए। तो मच्छर भी दूसरों का खून पी रहा है, नहीं पी पा रहा तो छिप के पी रहा है, तो अब कौन जाए न्यायालय? इसलिए सारे कोर्ट व्हाइट एलिफेंट हो गए, किसी काम के नहीं। और सब कोर्ट भी चुप हैं, वो भी नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं किसी राष्ट्र को कि तुम हमसे पूछे बिना लड़ क्यों रहे हो। कोर्ट को तो खबर प्रकाशित होने पर उसे संज्ञान लेने का अधिकार है, लेकिन वो संज्ञान नहीं ले रहा। क्या खबर अखबार में छप के वहां तक ना जाता होगा कि रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं? विश्व न्यायालय में नहीं गया होगा अखबार, या तो होगा, देखा भी होगा, कोर्ट ने पढ़ा भी होगा। तो जब पढ़ा भी है तो ये साइलेंट क्यों है?
तो इस पर विचार करके देख लें कि कहीं कोई लफड़ा तो नहीं है। क्या गड़बड़ी है? ये क्रम से शोषण की प्रक्रिया वाले हिस्से तो नहीं बन गए, उस श्रृंखला के कहीं एक कड़ी तो नहीं बन गए हैं सब, इसलिए साइलेंट। अब ये गोल गोल चक्र है, तो मच्छर भी सोच रहा है कि अगर ये न्यायालय जाएगा तो इसका भी ना खुल जाए चिट्ठा कि तुम भी तो रात में खून पिए थे, कोर्ट बोला तब क्या जवाब देंगे। तो मच्छर कह रहा है उधर से कूटा इधर से मारा, तो मच्छर के तो कर रहा है, लेकिन न्यायालय में अपील नहीं कर रहा है। तो मरियल जो छोटा कूट रहा है वो भी न्यायालय नहीं जा रहा है। इसको देखो इनकी लीला आपस में। अगर न्याय का सिद्धांत स्वीकार्य हो जाए तो न्यायालय स्वीकार्य हो जाएगा। न्यायालय की कोई स्वीकार्यता आपको कहीं दिख रही? नहीं। न्यायालय का कोई एग्जिस्टेंस दिख रहा? नहीं। न्यायालय मात्र एक ये रख लिया गया है ताकि आपको, आप लोग मानव हैं, आपको लोग इस भ्रम में कि इंसान है, इंसाफ पसंद है। न्यायालय तो बनाया है तो सब ये पशु और जंगल राज में जी रहे हैं। न्याय मूलम सुराज्यम से आप, न्याय के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था ही सुराज्य। अगर न्याय के सिद्धांत पर आधारित नहीं है तो ये सुराज्य कैसे होगा? अब आप देख लीजिए, न्याय के मूलाधार पर खड़ा ही नहीं है कुछ, तो न्यायालय भी अव्यावहारिक हो गया, क्योंकि कोई उसमें अपील ही नहीं कर रहा है। अपील करे भी तो शायद न्यायालय कहेगा अपील खारिज की जाती है। न्यायालय भी कौन सा, वो सिर्फ नाम का बोर्ड लगा के बैठने के लिए है, ताकि दुनिया में ये सब आम जनता जो बहुत तुच्छ है वो समझती रहे कि न्यायालय तो है। तो एक ढाढ़स देने के लिए अपने गुलामों को ये न्यायालय के ऐसे कुछ शायद बना दिए गए, ताकि गुलामों को ढाढ़स रहे कि न्यायालय है, न्याय है दुनिया में, बाकी अपील करने की जरूरत नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं। तो ये पूरा सिनारियो देख तो लें। दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष का मूल कारण क्या है? और एक बात को छोटी सी बता दें, जब न्याय का सिद्धांत आता है तो दो बातें आएंगी। एक तो न्याय, न्याय का मतलब है हिताधिकारों की रक्षा, सबके हिताधिकार समुचित रूप से प्रतिष्ठित हो, ये हुआ न्याय। और फिर आप देखें, आपके देश में भी दो दिवस मनाए जाते हैं। कौन से? एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे और डेमोक्रेटिक डे, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक माने कि पब्लिक का शासन, ठीक है। अब इसे समझ लें, दो मनाए जाते हैं। यहां आप पीछे देख रहे हैं, यहां भी दो चीजें हैं, एक है स्वतंत्रता दिवस और एक है गणतंत्र दिवस। ये दोनों दिन जो दुनिया में मनाए जाते हैं कि एक तो तुम स्वतंत्र हो, माने तुम्हारे हिताधिकार सुरक्षित, जनाधिकार तुमको प्राप्त है। कौन कौन से? शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, रोजगार प्राप्ति का अधिकार, आवासीय सुविधा प्राप्ति का अधिकार और चिकित्सा आदि संरक्षण प्राप्ति का अधिकार। ये चारों अधिकार अगर आपको प्राप्त है तो आप स्वतंत्र हैं। आपका इंडिपेंडेंस डे आप मनाइए। अब ये जिस तारीख को प्राप्त हो जाए, वो चाहे 15 अगस्त को प्राप्त हो, चाहे वो अन्य किसी तारीख को प्राप्त हो, आपको उसी दिन मनाना पड़ेगा, मनाना चाहिए। और गणतंत्र दिवस कब मनाओगे? जब ये महालोकतंत्र, नेता चुनना नेता हटाना, मंत्री चुनना मंत्री हटाना, जज चुनना जज हटाना,
और नियम पारित नियम खारिज, नीति पारित नीति खारिज, निर्णय पारित निर्णय खारिज। ये जनता को जब ये द्वादश मताधिकार प्राप्त हो जाए, शासन के तीनों स्तंभों में जब आपको मताधिकार मिल जाए, तो आप समझ जाना कि गणतंत्र आ गया। नहीं तो 26 जनवरी बनती रही, जैसे वहां न्यायालय बने हुए हैं, लेकिन न्याय का न वहां कोई फैसला हो रहा है, न वो नोटिस दे रहा कि क्यों लड़ रहे हो, और ना ये लोग अपील कर रहे हैं। जो उठ रहा है वो भी अपील नहीं कर रहा है कि हमको बचाए न्यायालय, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये सबल जो है हमला कर दिया है। और यूक्रेन भी नहीं जा रहा है, न रसिया जा रहा है कि ये जो है, अगर रसिया को कोई कंप्लेंट है तो वो क्यों नहीं गया, रूस भी शांत है। और अगर यूक्रेन पर हमला कर रहा है सबल, तो ये क्यों नहीं जा रहा है। ये दोनों का चक्कर क्या है, इनके यहां भैया न स्वतंत्रता दिवस है और न गणतंत्र दिवस है, तो फर्जी न्यायालय चल रहे हैं और फर्जी स्वतंत्रता दिवस और फर्जी गणतंत्र दिवस भी चल रहे हैं पूरी दुनिया में। सबके पास कोई ना कोई स्वतंत्रता दिवस भी है। परतंत्र कौन है, जिसके जनाधिकार वो लूट लेता है, पूरा राजकोष हथिया लेता है, राजकोष का 25% इन चारों बातों पर बजट नहीं बनाता। विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन। अब आप देखिए 25% चारों बजट होने चाहिए। राजकोष को हरण करके दूसरा कोई उठा ले गया, इंग्लैंड भागे लेके चले जा रहे थे सब, पूरा राजकोष सब अपने अपने खर्चे में, जनता के जनाधिकार उससे नहीं दे रहे। इसे ही गुलामी कहते हैं, आप गुलाम हो जाते हैं। जब आपको न शिक्षा दी जाए, न रोजगार दिया जाए, न आवासीय सुविधा दी जाए, न आपको चिकित्सा संरक्षण दिया जाए, तो उस समय आप क्या होता है कि आप गुलाम हो जाते हैं। और वो गुलामी आपकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देती है। तो जब चारों जनाधिकारी मिल जाएं, विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण प्राप्ति के अधिकार, तो आप समझना कि आप आजाद हो गए। अब मनाओ स्वतंत्रता दिवस। और जब ये द्वादश मताधिकार प्राप्त हो जाए, नेता, मंत्री, जज चुनने हटाने के और नीति नियम निर्णय पारित खारिज करने के, ये 12 मताधिकार है। 12 वोटिंग पावर, निरंकुश शासन को नियंत्रित रखने के लिए। शासन अभी निरंकुश है, आप देखिए, और प्रशासन भी निरंकुश होता है। पुलिस वाला भी गाली देता है, आप कुछ नहीं कर पाते, डंडे बजाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। वीटो पावर चाहिए, इसका सस्पेंशन पावर। ये आपका लोकतंत्र आ गया। अब लोगों के हाथ में ये सब शासन की शक्ति लोगों के हाथ में आ जाएगी, तो बड़े आराम से सार्वजनिक हो जाएगा शासन। और जहां सार्वजनिक है तो उसे रिपब्लिक कहते हैं। स्पष्ट हुआ? तो पूरी दुनिया में कहीं कोई रिपब्लिकन नहीं है, ये बात समझ गए आप। कहीं कोई लोकतंत्र नहीं है और कहीं कोई आजादी नहीं है, और ये कहीं नहीं है, किसी राष्ट्र में नहीं। तो रूस और यूक्रेन की तो बात छोड़े, न्याय ही आजादी है और न्याय ही लोकतंत्र है। अन्याय ही गुलामी है और अन्याय ही गुंडातंत्र है। कई लोग राजतंत्र कहते हैं, नहीं, गुंडातंत्र। एक गुंडा किसी पद पे कब्जा कर लेता है, वही जो बोले सो कानून हो जाता है, जो बक दिए सो वही ला है खुद। यू आर द ला, जस्टिस इज द ला, जस्टिस इज द प्रिंसिपल एंड जस्टिस इज द लॉ। समुचित हिताधिकारों का निर्धारण ही न्याय है, तदनुकूल नियम नीति निर्णय का निर्माण ही न्याय है। तो जिस दिन इधर चारों जनाधिकार मिल जाए, समझना आप स्वतंत्र हो गए। और जिस दिन आपके हाथ में ये द्वादश मताधिकार प्राप्त हो जाए, तो आप समझना गणतंत्र आ गया। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र
दिवस दोनों। आप स्वतंत्र भी हो गए और आप गणतंत्र भी हो गए, तो दोनों ही गायब हैं, पूरी दुनिया से गायब हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रूस और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं, और क्यों चुप नहीं हो पा रहे हैं, और क्यों कोई अपील भी नहीं कर रहा है। एक चींटी से लेके हाथी तक सब अपने से छोटे का जहां कहीं मौका पड़ता है उसे चूस लेते हैं। तो एक दूसरे को चूस रहे हैं, एक दूसरे के हिताधिकारों का नाश कर रहे हैं, एक दूसरे के हिताधिकारों को छीन रहे हैं। ये जंगल का विधान है। जंगल में सब एक दूसरे के शोषक हैं, तो कोई अपील भी नहीं कर रहा है। और यार जंगल में इतने मूर्ख हो जाते हैं आप कि आपको ये बोध ही नहीं रह जाता कि कोई न्यायालय बना ले और न्यायालय में अपील करे। और न्यायालय में भी इतने अन्यायी बैठा देते हैं कि वो भी कोई न्याय होता हुआ उनको नहीं दिखाई देता। तो बड़े आराम से ये सब चल रहा है। आप कारण समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया में न्याय के समादर्श की प्रतिष्ठा नहीं है, और न्याय के समादर्श के अनुकूल संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं, माने तदनुकूल सरकारें नहीं, तदनुकूल न्यायालय नहीं। इसी वजह से ये सारा संघर्ष चल रहा है, और ये रुकने का कोई इंतजाम नहीं एनडीए छोड़। ये न्याय स्थापना अभियान इसीलिए चल रहा है कि फ्यूचर में कोई रूस और यूक्रेन लड़ लड़ के एक दूसरे के राष्ट्रों को तबाह न करें, और ये युद्ध भड़क करके पूरी दुनिया को मिटा भी सकता है, ये भी ध्यान रखें। अगर ये भड़क गया और इसमें दूसरे राष्ट्रों के भी स्वार्थ जुड़ते चले गए तो वो एक और इसमें चिपकते चले जाएंगे, और परिणाम ये होगा कि ये अणु युद्ध तक जा सकता है। अपना अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए जो ताकतवर राष्ट्र हैं वो अंतिम रूप से अगर वो हारने लगेंगे किसी कारणवश तो वो परमाणु युद्ध की ओर चले जाएंगे। क्योंकि मरता क्या ना करता, मरता सोचता कि जब मरना ही है तो इनको सबको मार दो एक बार, तो ये अपने आप ही उधर चले जाएंगे और पूरी पृथ्वी को खोखला करके समाप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग किसी भी दो राष्ट्र के बीच होने वाले युद्ध को सामान्य ना लें। कभी भी लॉबिंग अगर हो गई, लॉबियां जुड़ती चली गई, टीमें बढ़ती चली गई, तो ये कहीं तक भी जा सकता है। और आणविक शक्ति संपन्न यदि कोई राष्ट्र उसमें इन्वॉल्व है और अगर उसका पक्ष हारने लगा तो निश्चित रूप से अंतिम शस्त्र का उपयोग उसे करना उसकी मजबूरी है। जैसा कि जब अमेरिका बुरी तरह जापान से त्रस्त हो गया तो फाइनली उसने जापान से हार से बचने के लिए अणु युद्ध छेड़ दिया, और सन 45 में आप जानते हैं कि 2 बम गिरा के दोनों शहरों को उसके तहस नहस कर दिया। 2 बड़े शहर बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज तो अब मीडिया कह रहा है कि एक बम है जो एक ही बम 60 लाख लोगों तक को नष्ट कर सकता है, और 1 मिनट के अंदर आप पिघल जाएंगे पूरे। उससे इतना तीव्र प्रकाश ज्वलनशील उत्पन्न होता है कि उसके ताप से ही 2-3 किलोमीटर तक के रेंज में सब कुछ पिघल जाता है। तो आप सर्वनाश के कगार तक पहुंच सकते हैं यदि आप न्याय के समादर्श को स्वीकार नहीं करते, समुचित हिताधिकारों के निर्धारण को स्वीकार नहीं करते। इन्हीं भी 2 पक्षों में, व्यक्ति के बीच में, परिवार के बीच में, समाज के बीच में, या राष्ट्र के बीच में जो पारस्परिक व्यवहार है, इसमें समुचित हिताधिकारों की रक्षा की गारंटी केवल न्याय देता है। तो न्याय का जो समुचित शब्द है ये सबके समुचित हितों की रक्षा करता है, प्रतिष्ठा करता है, जिससे सभी प्रकार के विवाद समाप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के युद्ध समाप्त हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक
आप न्याय के आदर्श को स्वीकार नहीं करते हैं तो किसी भी युद्ध से बचने की आशा छोड़ दीजिए। सबल लोग आपके ऊपर लगातार हमले करते रहेंगे। आप जरा भी चूक करेंगे, अपने हिताधिकारों की बात करेंगे, आपको कूट दिया जाएगा। तो एक ये सार्वभौमिक रूप से न्याय के समादर्श को बिना किसी झगड़ा विवाद के आपको स्थापित करना चाहिए। सार्वजनिक सहमति इस पर जुटाई जानी चाहिए और जैसे जैसे लोग इसमें सहमति इस पक्ष की बढ़ती जाएगी, नीचे से जो अबल वर्ग है वो इसे स्वीकार करता जाए, धीरे 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 उसके हिताधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। और जब उसके हिताधिकार सुरक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये समस्या खत्म हो जाएगी। अगर अन्याय की समस्या, गुलामी और गुंडा तंत्र से बचना है तो एक ही उपाय कि आप महालोकतंत्र अपनाइए, तो आपका गुंडा तंत्र समाप्त हो जाएगा, राजतंत्र समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र आ जाएगा। और यदि आप चारों जनाधिकारों को लागू कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आप आजाद हो जाएंगे। आजादी का ये प्रभाव है कि चारों जनाधिकार आपको मिल जाएंगे। और चारों जनाधिकार ना मिले तो समझना अभी आप आजाद नहीं हुए हैं, कोई ना कोई तिकड़म से आपको फांसा हुआ है। तो आजादी, स्वतंत्रता दिवस आप तब मना सकते हैं, आजादी का दिन तब मना सकते हैं जबकि आपके चारों जनाधिकार, विद्या प्राप्ति का अधिकार, जीविका प्राप्ति का अधिकार, आवासीय सुविधा प्राप्ति का अधिकार और चिकित्सा आदि संरक्षण प्राप्ति का अधिकार, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर ये प्राप्त नहीं होता तो आप आजाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप मनाते रहिए स्वतंत्रता दिवस और मन के लड्डू खाते रहिए। वास्तविक लड्डू आपको मिलने वाले नहीं हैं, काल्पनिक लड्डू में ही आपको जीना पड़ेगा कि काल्पनिक आजादी, काल्पनिक बातें, काल्पनिक सब त्योहार, काल्पनिक ढोल धमाका बजाते रहिए। विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण के बिना आप आजाद नहीं हैं। जब तक राजकोष से ये 4 प्रकार के 25-25% बजट नहीं बनते और आपको उससे बिना किसी शुल्क के ये चारों सेवाएं मिलने नहीं लग जाती एक सर्वोपयोगी सीमा तक, तो आप पक्का समझ लें कि आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, आपके साथ सबल वर्ग का अत्याचार हो रहा है, आपके साथ सबल वर्ग दुर्व्यवहार कर रहा है, आपके साथ सबल वर्ग आपराधिक कार्य योजना क्रियान्वित कर रहा है। तो उनके इस आपराधिक कृत्य से बचने का एक ही उपाय है कि आप चारों जनाधिकार का प्रचार करें, जन जन तक इसे पहुंचाएं और इस पर आधारित ही पार्टी बनाएं। न्याय धर्म सभा इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित एक पार्टी है और ये पार्टी निश्चित रूप से इस भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में न्याय को स्थापित करने के लिए हमेशा शांतिपूर्वक क्रमबद्ध रूप से ये प्रतिबद्ध है। ये कभी कोई विवाद, कभी कोई अलोकतांत्रिकता को बढ़ावा देने वाली नहीं, उसको घटाएगी। सार्वजनिक सहमति से इस काम को करेंगे, लोक बहुमत से इस काम को करेंगे, सबकी सहमति ली जाएगी। तो ये शुद्ध लोकतांत्रिक कार्यक्रम है जिसमें कहीं की कोई विवाद की गारंटी आप दे सकते हैं कि नहीं होगा। निर्विवाद कार्यक्रम है, संघर्ष मुक्त कार्यक्रम है, सार्वजनिक सहमति से इसे किया जा रहा है, ना इसमें किसी का विरोध है, ना किसी के विरुद्ध कोई बगावत है, ना किसी के विरुद्ध कोई उपद्रव है। शांतिपूर्वक पारस्परिक सहमति से
एक सामाजिक कार्यक्रम है, एक शुद्ध राजनैतिक कार्यक्रम है, जिसको आप लोकतांत्रिक तरीके से करते हुए, सार्वजनिक सहमति से करते हुए मंच तक पहुंचाने वाले हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। हम लोग इसे 2025 तक इसका प्रचार प्रसार करके, न्याय का ग्राउंड बना करके 25 के बाद भारत में इसे क्रियान्वित करेंगे, और 25 के बाद 2054 तक का कार्यक्रम है जो पूरी दुनिया में इसको सुव्यवस्थित करेगा। तो हम लोगों का ये कार्यक्रम निरंतर गतिशील है और भारत में ये न्याय धर्म सभा पूरी तरह से सक्रिय है, इस काम को अंजाम दे रही है कि सबल वर्ग के चंगुल से कैसे अबल वर्ग को आजाद करा के उसे मालिक बनाया जाए, गुलामी से मुक्ति दी जाए। किसी के कब्जे से छुड़ाना ही पर्याप्त नहीं है कि स्पार्टाकस 2 लाख गुलाम छुड़ा लाया और उसके बाद वो गुलाम स्पार्टाकस के हटते ही वापस गुलाम हो गए। गुलाम किसी से छुड़ा लाने पर गुलामी समाप्त नहीं कर पाएगा, मालिक बनाना पड़ेगा। किसान को कृषि भूमि का मालिक, वणिक को वाणिज्यिक पूंजी का मालिक, राज कर्मचारी को राजकोष का मालिक, और नेतृत्व कर्मी को सामाजिक संपत्तियों का मालिक, समाज कोष का मालिक। जितना मठ मंदिर गुरुद्वारा चर्च आदि ये सब है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च आदि बहुत सारे ईश्वरीय दिव्य जो संपत्ति, ये ऋषि संपदा है, संत संपदा है। तो इन पर राज्य का दखल नहीं, राज्य पर दूसरे लोगों का दखल नहीं, और वाणिज्य संपदा पर दूसरे का दखल नहीं, केवल वणिक का, और कृषि संपदा पर केवल किसानों का हक, उनका स्वामित्व, दूसरे का दखल नहीं। अब वन संपदा पर वन पशुओं का, वनवासियों का, वन्य प्राणियों का, वन्य जीवियों का, अपराधियों का, अन्यायियों का, उनका सबका हक है। जो भी लोग पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं, दूसरे का छीन झपट कर, उनको सबको वनवासी कहते हैं। तो उनको वन में छोड़ दो, अपराधी को सताने की जरूरत नहीं, जेल देने की जरूरत नहीं, जेलें सब तत्काल समाप्त करो, जेलों की आवश्यकता नहीं है। दंड विधान समाप्त करो, दंड देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अपराध कर रहा है उससे अपराध द्वारा जो हानि हुई है उसकी रिकवरी करें और उसको बाहर ड्रॉप करें, वन क्षेत्र में उसे छोड़े, समाज में कोई खतरा नहीं है। अब अगर वो एक्सक्यूज करता है तो उसे वापस लें और कृषि क्षेत्र में नियोजित करें। बाजार जाने की अनुमति नहीं, कमा के खाना सीखो, कमा के खा के दिखाओ, बिना चोरी की, बिना अपराध की। और अगर ऐसा तुम प्रैक्टिकली अपराध मुक्त जीवन जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी नागरिकता पक्की। फिर अपराध करोगे तो फिर नागरिकता खत्म और फिर बाहर बाउंड्री की। जेल में बंद करने की जरूरत नहीं, किसी को जेल देने की जरूरत नहीं। जेल कहीं ना कहीं तुम गलत बातों के क्रियान्वयन के लिए रखे हुए हो, उसका आयोजन कहीं तुम अपने प्रतिद्वंदियों को फांसने के लिए रखे हो। तो इससे सावधान रहना है कि आप वास्तव में एक न्यायशील भारत के नागरिक हो सके और न्यायशील विश्व के भी नागरिक हो सके। इन दोनों के लिए आप सभी लोग तैयार रहें। न्यायशील भारत और न्यायशील विश्व के निर्माण का ये कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग लगातार एक पार्टी के रूप में भी न्याय धर्म सभा काम कर रही है। पिछले 32 सालों से ये सामाजिक संस्था के रूप में ही काम कर रही थी। अब हमने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसे उतारा है और जन स्वीकृति बढ़ रही, जन सहमति बढ़ रही है। निरंतर इसका प्रचार प्रसार जारी है। ये स्वतंत्रता के लिए चारों जनाधिकारों का प्रस्ताव प्रस्तुत है सामने।
और महालोकतंत्र का प्रस्ताव गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। जिस दिन ये दोनों लागू हो जाए उस दिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस दोनों आपका सार्थक हो जाएगा, और फिर शाश्वत रूप से मनाते रहना, पूरी जिंदगी मनाते रहना। और ऐसे मना रहे हो कोई लाभ नहीं, ना गणतंत्र है कहीं, ना स्वतंत्रता है कहीं, ना आपकी गणतंत्रता सिद्ध हो रही, ना आपकी स्वतंत्रता सिद्ध हो रही, तो कर क्या रहे? मना रहे हो बस। गुलामी जारी है और इधर गुंडा राज जारी, तो गुलामी और गुंडाई दोनों चल रही है और दिवस भी मन रहे। तो पूरी दुनिया में ये दोनों चीजें, गुलामी और गुंडाई जैसे जैसे समाप्त होगी वैसे वैसे सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही जनता के हाथ में पावर आएगा, सारी गुंडागर्दी खत्म। कोई भी तब नंद वंश न चढ़ पाएगा, न कोई अन्य वंश चढ़ पाएगा, सब सामान्य हो जाएगा। क्यों? चढ़ के भी क्या करेगा? जब जनता द्वारा कभी भी पारित खारिज हो सकता है, उसके द्वारा बनाया गया नियम कानून में जनता को ही पारित खारिज करना है, तो गुंडाई का कोई मतलब ही ना रह गया, पार्टी खत्म हो गई। सोचेंगे तो दिमाग हिल जाएगा कि छोटा सा ये उपाय और इतना बड़ा समाधान है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। हमने इतने सरल सरल 111 समाधान दिए कि जिंदगी धन्य हो जाए। ये दो ही सुन के आप लोगों के बातें खिल जाएंगी। समझदार हैं जो लोग, उनके लिए सारा काफी। बस धीरे धीरे आप लोग न्याय धर्म सभा ज्वाइन करते रहें, जुड़ते रहें, एनडीएस को आगे बढ़ाते रहें, पूरी दुनिया में पहुंचाएं इसे, और जगत जो है वो धन्य है। न्याय धर्म सभा के इस अभियान से सारा अबल वर्ग प्रसन्न है। न्याय धर्म सभा के इस अभियान से सभी लोगों के आजादी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और सभी लोगों के मिल्कियत का भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है। शासन का आपके हाथ में निश्चित रूप से पावर आते ही, शक्ति आते ही आप सभी लोग अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे, इस जगत को धन्य बना सकेंगे। तो इस तरह के रूस और यूक्रेन संघर्ष, राष्ट्रों राष्ट्रों के संघर्ष, जातियों जातियों के संघर्ष और समाज संप्रदायों संप्रदायों के संघर्ष, कंट कंट के संघर्ष, परिवारों परिवारों के संघर्ष, व्यक्तियों और व्यक्तियों के संघर्ष सब समाप्त हो जाएंगे और न्याय की और न्यायालय की सर्वोच्चता प्रमाणित होने लग जाएगी। न्याय का सिद्धांत, न्याय का समादर्श स्वीकृत होते ही सारा जगत धन्य हो जाएगा। तो हम इस अपील के साथ ज्वाइन एनडीएस, इंप्लीमेंट जस्टिस, वोट फॉर एनडीएस, वोट फॉर जस्टिस, ये मौलिक सिद्धांत आप सब तक पहुंचे, आप सब एक दूसरे तक पहुंचाएं और इस कार्यक्रम को लगातार शेयर किया करें, आगे बढ़ाया करें। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक पहुंचाएं और निश्चित रूप से जगत सुंदरता की ओर जाएगा, न्यायशीलता की ओर जाएगा। आप सभी से इस अपील के साथ ही इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अगले सप्ताह पुनः हम उपस्थित होंगे और ये हर हफ्ते यही 8 से 9 के बीच में उपस्थित होना है। लगातार ये लाइव हम लोग संचालित कर रहे हैं एनडीएस का न्याय प्रचार कार्यक्रम, जिसमें आप सब तक न्याय पहुंचाने का ही एक मात्र उद्देश्य है। आप सबको न्याय की जानकारी एवं जागरूकता बढ़े, इसके लिए हम लोग इसे संचालित करते हैं। अगले हफ्ते पुनः हम लोग उपस्थित होंगे।